हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और सॉरी फॉर 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और इसलिए मैं आपको ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेक्चर हम पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश है कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे अपनी। तो हमारा प्रोग्राम PTP 2025 प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक टॉपिक के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस लेक्चर सीरीज़ को आपको मिस नहीं करना है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए शाम को जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थीम समझना है कि यूपीएससी कहाँ पर इंटरेस्टेड है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब लोग सोचेंगे सर ऐसा नहीं होने वाला कि जो पिछले साल आएगा भाई साहब, लास्ट 10 ईयर्स 10 सालों से जो ट्रेंड आप यूपीएससी फॉलो कर रही है, आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हो? लास्ट 10 ईयर्स से यूपीएससी कंटिन्यूअसली इसी को फॉलो कर रही है, ट्रेंड को। तो हमें वहाँ से हिंट मिलती है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रायोरिटी कहाँ है और कहाँ से यूपीएससी पिकअप करती है वो टॉपिक। न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर है, वहाँ से। ठीक, तो स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच जो इस फैमिली का पार्ट है। टेलीग्राम चैनल हमारे आपको ज्वाइन कर लेना है। सारे PDF स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये PSI और ऑप्शनल का है, अगर आपका PSI और ऑप्शनल है तो आप इसको ज्वाइन कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल हमारा UPSC रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल क्वायरी और सजेशन आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इकोनॉमी का एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हम सारी की सारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी दुनिया में चीज़ें चलती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, मार्केट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 42 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं एक्सटर्नल सेक्टर से इन लास्ट 10 ईयर्स। आप एवरेज 4 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे हर साल। इस साल भी 4 क्वेश्चंस और मोर यहाँ से पूछे जाएंगे। हम ये यहाँ से पता कर सकते, तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ में फर्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। हर साल 2 से 3-4 ज़्यादा भी रिपोर्ट आती हैं, न्यूज़ में भी आती हैं और यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन फिक्स हैं, आपको उनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन इशू करता है? बिल्कुल टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है और न्यूज़पेपर करंट अफेयर में रहता है। तो एशियन डेवलपमेंट, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, US फेडरल रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी रिपोर्ट हमें देखना है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है एनुअली पब्लिश की जाती है बाय वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है हमें यहाँ से सीख लेनी है कि अगर न्यूज़ में, करंट अफेयर में कोई रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 1 ईयर में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जहाँ पे कुछ हाईलाइट किया गया है इंडिया के रिगार्डिंग और ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो हम उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक नॉलेज तो ज़रूर ले लेंगे उसमें से। नाउ अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिलीज करता है। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एनुअली, हर साल लॉन्च करता है। यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर साल लॉन्च होती है कि 6 महीने में लॉन्च होती है। नेक्स्ट 2024 के एडिशन में वर्ल्ड बैंक ने बताया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में कि डेस्पाइट द इम्प्रूवमेंट इन द नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर दिख रहा है, बट हिस्टोरिकली ग्लोबल आउटलुक जो दुनिया भर के लिए, दुनिया के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक ने बताया है वो ऑन एन एवरेज से बिलो बताया है, विट इज 60% ऑफ इकोनॉमीज को कवर करता है। तो ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी का 2024-2025 के मार्केट के लिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अंडर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन नॉट इग्नोर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन है द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर
agreement on application of sanitary and phytosanitary measures. Peace clause appear in news frequently in the context of what? So agreement on agriculture, peace clause और agreement on application of sanitary and phytosanitary measures से regarding जो वर्ड बार बार न्यूज में आते हैं वो किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इनमें से किसका रिलेशन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज से रिलेटेड? सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स. सिंपल है. अब इसके बारे में आपको आगे चल के हम फिर से देखेंगे. ये सेम रिपीटेड थीम है WTO और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप कतई इग्नोर मत करें. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो टग ऑफ वार का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज आपस में एक दूसरे की ताना खींची लगे रहते हैं. वो क्यों? सब्सिडीज़ वगैरह जो होती हैं और सैंक्शंस वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हमारे छोटे छोटे और देश हो गए, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर हमें फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है यूरिया पर, फर्टिलाइज़र पर, सीड्स पर. बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें इतना सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही फार्मर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. अब अगर ग्लोबलाइजेशन में एक सेम मार्केट में दोनों प्रोडक्ट को सेल करना है, एक डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा है, एक डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है तो हमें कुछ उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड किया है कि हमारे यहाँ जो देश में जो फार्मर्स हैं हमें उनको सपोर्ट करने दिया जाए, नहीं तो हम ग्लोबलाइजेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इम्पोर्टेंट पर्पज़ यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक अच्छा खासा कोऑपरेशन करा जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए फॉर द मार्केट पर्पस. तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उरुग्वे राउंड से निकला था जो 1994 मार्किज मोरक्को में हुआ था एंड फॉर्मली रेटिफाइड हुआ था. उरुग्वे राउंड से इसका इनिशिएशन हुआ था, 94 में जाके मोरक्को में इसको रेटिफाइड किया गया था. ठीक है. गेट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन जो नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में ये कन्वर्ट हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1995 में इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लिमिट क्रिएट की गई थी. अब यहाँ पर लिखा है डेवलपिंग, तो एक जगह यहाँ पे डेवलप्ड है. डेवलप्ड कंट्रीज रिडक्शन करेंगी अपने कमिटमेंट में 2000 तक, है ना, ईयर 2000, और डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा टाइम दिया गया था 2004 को. क्या रिड्यूस करना था? जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है, प्रोडक्ट डेट आर नॉर्मली कंसिडर एग्रीकल्चर बट एक्सक्लूड द फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रोडक्ट. यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स को. देन एक और हमने जो एग्रीमेंट देखा है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स रिलेटेड है हमारे प्लांट्स से, प्लांट्स स्पीसीज और प्लांट्स के सीड्स से रिलेटेड. तो यहाँ पे सेम उरुग्वे राउंड और गेट से आया था 1995 में. यहाँ पर क्या क्या है? बैक्टीरिया कंटेमिनेंट्स, पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन एंड लेबलिंग, एज वेल एज द एनिमल एंड प्लांट हेल्थ. एनिमल एंड प्लांट हेल्थ से रिलेटेड यहाँ से मेजर है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में. ये एग्रीमेंट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो, एग्रीमेंट ऑन फाइटोसैनिटरी हो, या फिर पीस क्लॉज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. क्वेश्चन यूपीएससी हर 3-4 साल में रिपीट करता ही है, आपको देखने को मिल जाएगा. अब पीस क्लॉज के बारे में आपको सिंपल है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक टेम्पररी मेजर प्रोवाइड कराया गया कि आप लोग कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हो, फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो और कोई भी आप पे सैंक्शन नहीं लगेगा. हमने समझ लिया है कि एग्रीकल्चर और ये जो सारी की सारी बात हो रही है किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है,
डेवलपिंग कंट्रीज़ को फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनके पास में रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अभी इस लेवल पे नहीं है कि वो ग्लोबलाइजेशन को फेस कर सकें। और ये 1994 की बात हो रही है, तब तो बिल्कुल भी नहीं था, और आज जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पीस क्लॉज में होता क्या है, पीस क्लॉज में 10% की लिमिट रखी गई है कि आपकी जो भी कंडीशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि आपको इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करनी है, लेकिन पीस क्लॉज हमें परमिट देता है कि उस लिमिट को 10% तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब 10% तक हम उसको वायलेट कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं, और इस पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगेगा। लेकिन 10% से ज़्यादा होने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि इंडिया को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमने देखा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, और कई सारे फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, पीएम किसान योजना, वहाँ पे हम जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं किसानों को, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई बार न्यूज़ में रहती है, वो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी 2015 में क्वेश्चन आया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब होता क्या है। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब सिंपल है, एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कितनी आसानी से कर पाते हैं, इसी को हम कन्वर्टिबिलिटी बोलेंगे। सिंपल है, डॉलर से रुपी, रुपी से डॉलर, हम जब चाहे मार्केट में एक्सचेंज कर पाएं। तो बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, नॉट allowing the value of rupee to be fixed by the market, no, freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa, yes, it is correct. Developing sorry, international market for currencies in India, that is not the convertibility. What is convertibility? Convertibility is freely permitting investors or businessmen or the traders to convert Indian rupee to other foreign currencies as well as the vice versa. So foreign currency in the Indian rupee freely, that is convertibility of rupee. Now important point यहाँ पर है, हमारे पास में दो अकाउंट होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो रेगुलर चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उसमें करंट अकाउंट आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं देश से। और कैपिटल अकाउंट में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट होता है किसी देश में। तो इंडिया में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के अंदर करंट अकाउंट में 100% कन्वर्टिबिलिटी अलाउ है, आप करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को 100% तक कन्वर्ट कर सकते हो। बट कैपिटल अकाउंट में ये फेस्ड मैनर में इंट्रोड्यूस की जाएगी, और आपको याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन 100% कन्वर्टेबल नहीं है एट अ टाइम। एक ही बार में आप $100 बिलियन को मार्केट से निकाल के रुपये में कन्वर्ट या फिर डॉलर में कन्वर्ट लेके आप वापस देश में नहीं जा सकते हो वापस, बिकॉज आप पूरे मार्केट को अस्त व्यस्त कर सकते हो ना। $100 बिलियन सोच सकते हो किसी कंपनी ने, किसी इन्वेस्टर ने निकाल लिया और कन्वर्ट करके चला गया देश छोड़ के, तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। $100 बिलियन को कन्वर्ट करके देश छोड़ दो। करंट अकाउंट में अलग बात होती है। तो कैपिटल अकाउंट में 100% अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट आप अलाउ कर सकते हो। बाकी आपको जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें आपको परमिशन लेना पड़ता है। सिंपल। नेक्स्ट, 2015 में एक और क्वेश्चन आया है बेज़ल गाइडलाइन से। तो बेज़ल 3 अकॉर्ड